हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास में हम क्लास 12 का हिंदी साहित्य का एक पेपर देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। खंड अ से शुरू करेंगे। सबसे पहले अपठित गद्यांश करेंगे, उसके बाद में एक पद्यांश करेंगे और उसके बाद में फिर हम अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। इस तरीके से हम संपूर्ण पेपर को देखने वाले हैं। तो इस पेपर को पूरा का पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए करते हैं शुरू। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर इसके जो प्रश्न है। आपको भी इसी तरीके से पेपर को हल करना है। सबसे पहले जो प्रश्न दिए हुए हैं इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्नों का आंसर पहली बार में मिल जाएगा। पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक है, बताना है आपको इसमें से क्या है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति किसे बताया है। नेक्स्ट है, नारी जीवन का मूल मंत्र है। और चौथा प्रश्न है कि नारी को त्याग रूपी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त होती है। और फिर है कि नारी का प्रमुखतः कौन सा रूप दिखाई पड़ता है। और अंतिम प्रश्न है, नारी के जीवन का तपस्या काल माना जाता है। तो ये जो है ना कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर हमें देना है इस गद्यांश में से। तो पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, शीर्षक जो है आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद में बताना है शीर्षक आपको क्या देना है। तो लिखा हुआ है कि नारी त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति है। इन्हीं दोनों तत्वों के समन्वय से हमारी भारतीय नारी का स्वरूप संगठित हुआ है। नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग। प्रश्न एक आया था, नारी जीवन का मूल मंत्र क्या है। तो नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग। आगे बढ़ते हैं। और इस मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने। तो ये क्षमता उसे किसने प्रदान की है। तपस्या ने प्रदान की है। हम ठीक नहीं कह सकते कि उसके जीवन के किस अंश में इन महनीय तत्वों के विलास का दर्शन हमें नहीं मिलता, परंतु यदि हम उसके पूर्व जीवन को तपस्या का काल माने, उसके पूर्व जीवन को तपस्या का काल माना गया है और उत्तर जीवन को त्याग का काल माने तो कथमपि अनुचित न होगा। नारी के 3 रूप दिखाई देते हैं, कन्या, भार्या और मातृ रूप। कौमार काल नारी जीवन की साधनावस्था है और उत्तर काल उस जीवन की सिद्धावस्था। हमारी संस्कृति के उपासक संस्कृत कवियों ने नारी की 3 अवस्थाओं का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। आइए देते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या है। तो बताइए। ऑप्शन 1 है नारी, ऑप्शन 2 है नारी के रूप, ऑप्शन 3 है भारतीय नारी का जीवन और ऑप्शन 4 है नारी स्वरूप। आप बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ अपने आंसर का मिलान करते जाइए। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने। इस प्रश्न का सही जो शीर्षक है इस गद्यांश का वो है भारतीय नारी का जीवन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति किसे बताया है। ऑप्शन है हमारे पास देवता, ऑप्शन ब है राक्षस, ऑप्शन स है नारी और ऑप्शन द है पुरुष। तो इस पूरे के पूरे गद्यांश में केवल नारी की बात हुई है, इसलिए त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति नारी को बताया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है अगला, तीसरा प्रश्न है, नारी जीवन का मूल मंत्र क्या है। अभी हमने देखा था, ऑप्शन यहाँ पर है तपस्या, ऑप्शन ब है त्याग, ऑप्शन स है श्रद्धा और ऑप्शन द है भक्ति। तो नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग। ठीक है, नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग। आगे बढ़ते हैं। तीसरे के बाद में चौथा प्रश्न, तो नारी जीवन का मूल मंत्र त्याग रहेगा। इसका ऑप्शन है ब। चौथा प्रश्न है, नारी को त्याग रूपी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त होती है भक्ति से, युक्ति से, नीति से या फिर तपस्या से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, तपस्या। एक बार आप फिर से इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, इस गद्यांश को, आपके सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नारी का प्रमुखतः कौन सा रूप दिखाई पड़ता है। तो 3 रूप बताए हैं नारी के, कन्या रूप, भार्या रूप और मातृ रूप।
तो इसका सही आंसर रहेगा कि नारी के प्रमुखतः उपर्युक्त तीनों रूप हमें दिखाई देते हैं, कन्या, भार्या और मातृ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नारी के जीवन का तपस्या काल माना जाता है, उसके पूर्व जीवन को, उसके पश्चिम जीवन को, उसके उत्तर जीवन को या फिर उसके दक्षिण जीवन को। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर है अ, उसके पूर्व जीवन को तपस्या काल माना जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कुछ प्रश्नों के आंसर। यहाँ पे देखिए कि यदि हम उसके पूर्व जीवन को तपस्या का काल, ठीक है ना, तो ये हो गया उसके पूर्व जीवन को तपस्या का काल माना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे नेक्स्ट जो एक अपठित काव्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसके प्रश्न उत्तर है लिखा हुआ कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। तो ये हमने इस काव्यांश को पढ़ा और अब हम देंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला लिखा हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। ऑप्शन एक है हमारे पास भारतवर्ष, ऑप्शन ब है भारत महिमा, ऑप्शन स है आर्य भूमि की महत्ता और ऑप्शन द है भारत की श्रेष्ठता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, भारत की श्रेष्ठता की बात हुई है। संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ देश जो है वो भारत को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो वो यहाँ ने लिखा हुआ है कि वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, मतलब भारत ही सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है कवि ने भारतवर्ष को किसकी भूमि कह करके संबोधित किया है। ऑप्शन एक है देवभूमि, ऑप्शन ब है तपोभूमि, ऑप्शन स है ऋषि भूमि और ऑप्शन द है वेद भूमि। तो यहाँ पर भारतवर्ष को कवि ने ऋषि भूमि कह करके संबोधित किया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, वह भारतवर्ष है। तो भारत को यहाँ पर कवि ने ऋषि भूमि कह करके संबोधित किया है। तीसरा प्रश्न है भारतवर्ष के निवासियों को जाना जाता है आर्य, द्रविड़, सिंधु या फिर वैदिक। तो भारतवर्ष के निवासियों को आर्य कह करके संबोधित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल, जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। और यहाँ पे देखेंगे कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। तो भारतवर्ष के निवासियों को कवि ने आर्य कह करके संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के प्रथम आचार्यों द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हुई है, कला की, कौशल की, विद्या की या उपर्युक्त सभी की। तो इसका सही आंसर यहाँ पर देखेंगे कि भारतवर्ष के निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। तो भारतवर्ष को इनके आचार्यों द्वारा विद्या की, कला की और कौशल की सबकी शिक्षा प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर रहेगा कि कला, कौशल और विद्या, तो उपयुक्त सभी, द उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि कवि ने संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष बताया है, अमेरिका का, जापान का, भारतवर्ष का या फिर जर्मनी का। तो इसका सही उत्तर है भारतवर्ष का जो उत्कर्ष है वो कवि ने सबसे श्रेष्ठ बताया है।
तो ये हमने किए अपठित गद्यांश और पद्यांश, और अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इन्हें गुण कहते हैं, काव्य के गुण कहते हैं। काव्य के 3 गुण हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो यहाँ पर जो काव्य की जो आत्मा है रस, उस रस का उत्कर्ष करने वाले यानी रस को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो उस काव्य के गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, काव्य में मुख्यार्थ का होना ही दोष है। मुख्यार्थ का नष्ट होना या फिर मुख्यार्थ का नाश हो जाना या फिर मुख्यार्थ का विनाश हो जाना ही काव्य में दोष उत्पन्न करता है। 3 प्रकार के दोष माने गए हैं काव्य में, अर्थगत, शब्दगत और रसगत दोष। तो काव्य में जो मुख्य अर्थ है उसका विनाश हो जाता है, तो वहाँ पर काव्य में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता के प्रत्येक चरण में मात्रा, यति, गति, वर्ण, लय आदि को कहते हैं छंद कहते हैं। इन सभी के मेल से जो है वो छंद का निर्माण होता है। तो कविता के किसी भी चरण में मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय के मिलने से छंद बनता है। और अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद जो है ये एक मात्रिक छंद है और इसमें 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सा है कि किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों व धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो ये हमने किए और अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा रहेगी 20 शब्द। पहला प्रश्न है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आप लिखेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या फिर गहना। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को या फिर तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है अलंकार की कि जिस तरीके से आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उस तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे माधुर्य गुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्वों को काव्य के दोष कहते हैं। सवैया छंद में प्रमुखतः 11 जो है वो भेद माने गए हैं। सवैया छंद के 11 भेद होते हैं। अगला है, छंद कविता के प्रत्येक चरण में मात्रा, वर्ण, यति, गति आदि का एक निश्चित क्रम होता है, उसे छंद कहते हैं। काव्य में शब्द के द्वारा भाव संप्रेषण की चारुता बढ़ाई जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं ना। शब्द के द्वारा तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और अगर अर्थ के द्वारा उसकी चारुता उसका गुण बढ़ाया जाए तो वहाँ पर अर्थालंकार कहेंगे। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान अलंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ओज गुण की परिभाषा दीजिए। तो जिस रचना को सुनकर या पढ़कर मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत हो वहाँ पर ओज गुण पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शब्दगत दोष या फिर पदगत दोष होता है, दूसरा होता है अर्थगत दोष और तीसरा होता है रसगत दोष। नेक्स्ट है, पत्रकारीय लेखन से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो पत्रकारों के द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने हेतु लेखन के विभिन्न रूपों यथा संपादकीय, समाचार रिपोर्ट, फीचर आदि के इस्तेमाल करने को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? विशेष लेखन की भाषा सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए, उसकी शब्दावली विशेष तकनीक वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष लेखन के अंतर्गत कौन से लेखन आते हैं? विशेष लेखन के अंतर्गत संबंधित विषय या क्षेत्र पर रिपोर्टिंग, फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में पेश किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि ने किस बात पर बल दिया है?
यह दीप अकेला कविता में कवि ने मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है? सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ है। मिस्टर हादी के कोल्लू की तरह की उपमा किसे दी गई है? तो प्रधानाध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र को, जो कि रटन प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर स्वयं को हादी के कोल्लू की तरह प्रस्तुत कर रहा था, तो ये उसके 8 वर्षीय पुत्र को ये उपमा दी गई है। कविता लेखन एक कला है, कैसे? तो लिखेंगे कविता कवि के आंतरिक भावों की वह अभिव्यक्ति है जिसे वह शब्दों में पिरोता है। कविता की रचना तुकबंदी, लय, रिदम देख कर की जाती है। नाटक में सब टेक्स्ट क्या है? तो संवादों का वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होने तथा दर्शकों का ध्यान बोले जाने वाले संवादों की बजाय अनकहे संवाद की ओर ले जाने को अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा जाता है। कहानी क्या है? तो किसी घटना, पात्र, समस्या का वर्णन जिसमें परिवेश एवं द्वंद्व को कथा में क्रमिक विकास के साथ उत्कर्ष का चरम बिंदु भी हो, उसे कहानी कहा जाता है। तो ये हमने किए हैं खंड अ के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और अब हम लेंगे खंड ब, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को काफ़ी लंबा न करने के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।